हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज़ तनु। हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का जो वीडियो होगा उसमें हम ईवीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ईवीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम 18 या फिर 15 वीडियोस और बची हैं ईवीएस की, पहले मैं उसको कंप्लीट करा लेती हूँ, उसके बाद मैं ईवीएस वाले कंटेंट पे भी चलूँगी। तो ईवीएस के साथ साथ आपको सीडीपी की भी वीडियोस प्रीवियस ईयर की मिलेंगी। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप ये देख सकते हैं कि 8 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इसके मतलब ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि एक बार मैंने वीडियो बनाया था लेकिन उसमें वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये वीडियो अपलोड हो नहीं पाई थी। इस वजह से एक ये वीडियो पहले का वीडियो है लेकिन बाद में अपलोड हो रहा है। और अब हम देखते हैं ईवीएस वाले सेशन को देखते हैं। ईवीएस के क्वेश्चन जो कि पेडागोजी की श्रृंखला हम चला रहे हैं। पहले हम पेडागोजी करेंगे क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस ही करना होता है, इसमें आपको कोई कंटेंट नहीं पढ़ना होता, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो 2011 से लेके 2020 तक का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें देख लीजिए। और 2021 का मैं ये बना ही रही हूँ। ये है ईवीएस का। ईवीएस वाले सेक्शन पे हम आ चुके हैं और ईवीएस वाले सेक्शन में हम पेडागोजी को डिस्कस कर रहे थे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका आप क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत अजीब क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम में उनके पास क्वेश्चन नहीं बचे तो उन्होंने लास्ट में कुछ भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो आप अभी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुई है उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सेम टू सेम उसी पैटर्न पे ये वीडियो है, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे ये भी वीडियो है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल हो रहा है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं। आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में देखना चाहते हैं। तो इसका क्या आंसर हो सकता है चारों ऑप्शन में से, कि अगर कोई दूसरे देश का बच्चा हमारे क्लास में शामिल हो रहा है जिसमें सारे स्थानीय बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मतलब इस जो अलग बच्चा इसमें आ रहा है उसमें विविध जो अलग बच्चा क्लास में आ रहा है तो उसका प्रयोग करके हम बच्चों को कैसे विविधता को सिखा सकते हैं, कैसे हम समावेशन का निर्माण बच्चों के अंदर कर सकते हैं। तो पहला क्या है कि स्थानीय छात्र नए छात्र को बताए कि आपके कक्षा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप मतलब डोमिनेट करने लग जाओ उनको कि क्या करना चाहिए हमारे क्लास में और क्या नहीं करना चाहिए। और उसके बाद अगला क्या है कि प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहार में समानता और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। तो ये बात हो सकती है। ये बात क्यों हो सकती है? क्योंकि जैसे कि अलग अलग कल्चर का इंसान होता है, एक ही कल्चर का इंसान होता है। अगर आप देखिए एक ही देश के जो लोग होते हैं, हर एक रिलीजन में अलग अलग कल्चर होते हैं। जैसे कि अ, हम काम तो सेम तरीके से करते हैं, जैसे कि शादियां सब रिलीजन में होती हैं लेकिन मुस्लिम में अलग तरीके से शादी होती है, हिंदुओं में अलग तरीके से शादी होती है, और भी बहुत सारे क्रिश्चियन में अलग तरीके से शादियां होती हैं। लेकिन काम तो वही होता है लेकिन उनका तरीका करने का तरीका अलग होता है, उनका कल्चर अलग होता है। तो ये कह रहा है ऑप्शन कि प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहार में समानता और अंतर के बारे में चर्चा करेगी। उनके घर में ये काम कैसे होता है, किसी और बच्चे के घर में ये काम कैसे होता है। और मतलब बहुत सारे बच्चों से अगर आप बात करेंगे, जैसे कि एक क्लासरूम में 10 से 15 बच्चे हैं अगर, तो अगर आप उनसे बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि किसके घर में किस तरीके से काम होता है। तो उस बच्चे को मतलब आराम से समझ में आ जाएगा कि यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, इनका मतलब क्या तरीका है। तो ये बात हो सकती है। और अगला है कि अगला ऑप्शन क्या है कि कक्षा को नए छात्र
कि नए छात्र के देश के बारे में बताएँ, जैसे कि लोग व्यवहार करते हैं, वो किसे महत्व देते हैं आदि। ले ये ठीक है ऑप्शन, ये गलत नहीं है, लेकिन इससे बेस्ट ऊपर वाला है। और उसके बाद अगला है कि कक्षा में प्रत्येक छात्र को दूसरे देश के बारे में अपने दृष्टिकोण और ज्ञान के बारे में बताने दें। ये बातें ठीक हैं, लेकिन आपको सबसे बेस्ट तरीके से अगर बच्चों को सिखाना है, बच्चों को डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम उसमें अंतर के तरीके से बात कर रहे हैं और सभी बच्चा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला है वहाँ पे, इसलिए वो ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो आपका होगा कि प्रत्येक बच्चे घर में प्रचलित व्यवहारों में समानता और अंतर के बारे में कक्षा में चर्चा करें। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जाता है? तो वर्चुअल बैकग्राउंड क्या होगा, चैट में जीआईएफ, म्यूट बटन एंड ऑडियो कॉल। तो ऑडियो कॉल में तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इसमें बोलना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, बिना बोले संचार करना है आपको। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका क्या होता है, जीआईएफ ही होता है बिना बोले संचार करने के लिए, क्योंकि उसमें मतलब थोड़ी-थोड़ी एक्टिविटीज़ को उसमें इंक्लूड किया गया होता है। आपने जीआईएफ व्हाट्सएप वगैरह में आपने बहुत यूज़ किया होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है और आप इसको एज़ इट इज़ याद करके रख लीजिए। अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको इसको कर लीजिएगा। और उसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें कि उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीरों का उपयोग करना, तो तस्वीरों का उपयोग करना ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, लेकिन हम इससे बेटर की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना, या फिर एक किले की विभिन्न संरचना के उपयोग की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक का उपयोग करना। तो पहले मैं बी ऑप्शन के बारे में बताऊं आपको कि पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर ये तो ठीक है, लेकिन उनकी रूपरेखा बनाना मतलब उसको छाप देना, तो ये हो सकता है मे बी। अब अगर अगला ऑप्शन देखते हैं कि एक किले की विभिन्न संरचना के उपयोग की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक का आयोजक का उपयोग करना। अगला है कि विभिन्न देशों के बारे में छात्रों से सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। तो मेरे हिसाब से और सीटेट के हिसाब से डी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि विभिन्न देश जिनके बारे में छात्रों ने सुना हुआ है, जैसे कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो अपने मतलब पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ नाम तो जानते ही हैं बच्चे कि पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, और इस समय सोशल मीडिया, टीवी से बच्चे बहुत कुछ जान जाते हैं। तो अगर बात जिस जिन जिन देशों के बारे में छात्रों ने सुना हुआ हो, उनकी पहचान करने के लिए ग्लोब का यूज़ करना। स्कूल में ग्लोब होते हैं, बच्चों को बोलना कि जैसे कि आपने पाकिस्तान के बारे में सुना है, आपने म्यांमार के बारे में सुना है, आपने भूटान के बारे में सुना है, आपने थाईलैंड के बारे में सुना है, आपने मलेशिया के बारे में सुना है, श्रीलंका के बारे में तो आप उसकी पहचान करिए ग्लोब में। तो इससे बच्चा जो है वो एक्टिविटी में ज़्यादा इंगेज होगा। इस मतलब और भी जितने भी एक्टिविटीज़ हैं दी गई हैं ऑप्शन में, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपका यही होगा। तो संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा अधिक मेल वही ऑप्शन खाएगा जिसमें कि बच्चा ज़्यादा एक्टिव है। तो बच्चा जो है वो फोर्थ ऑप्शन में ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन होगा आंसर। और उसके बाद अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो सक्रिय शिक्षण में लगा मतलब कि एक्टिव लर्निंग में लगे छात्रों का सबसे बेस्ट उदाहरण क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है, छात्र श्यामपट्ट पर लोगों के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानचित्रण या माइंड मैप बनाएंगे। ठीक है, माइंड मैप बनाएंगे। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो वो अपना माइंड मैपिंग कर पाए। माइंड मैपिंग करना एक हाई लेवल की थिंकिंग होती है, सब नहीं कर पाते इसको। तो छात्र
यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्टिव लर्नर कौन है। बच्चा क्लास में जो एक्टिव लर्नर है वो उसके लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो दिखा रहा है कि कक्षा में एक्टिव लर्नर्स हैं। तो उस एक्टिव लर्नर का बेस्ट एग्जाम्पल चारों ऑप्शन में से कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो छात्र सैमपट पर लोगों के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण बनाएंगे। ये ऑप्शन जो है वो क्या है, वो बिल्कुल मतलब ठीक है। माइंड मैप बनाना एक एक्टिव लर्निंग का एग्जाम्पल होता है। और अगर नेक्स्ट ऑप्शन भी देखेंगे, क्योंकि हमें बेस्ट वन की तरफ जाना है, तो दो छात्र मिलकर दो छात्र मिलकर मिलकर फूल के विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका उल्लेख ईवीएस पाठ्य पुस्तक में किया गया है। दो छात्र मिलकर फूल के विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करना तो उतना इफेक्टिव नहीं है, उतना इफेक्टिव जो है वो सूचीबद्ध करना उतना इफेक्टिव नहीं होगा। उसके बाद पोचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद छात्र साड़ियों पर बने विभिन्न प्रतिरूपों के चित्र बनाएंगे, या फिर छात्र इमारतों के निर्माण में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं। तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको माइंड मैपिंग करना जो है वो एक्टिव लर्निंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, इसलिए आपको एक ही तरफ जाना है। अगर आपको ऑप्शन में किसी भी तरीके से फंसाया जाए, अगर वहाँ पे आपको माइंड मैपिंग दिखता है या भी इससे भी हाई लेवल की थिंकिंग आपको दिखाई जाती है ऑप्शन में, तो आप उसकी तरफ जाइएगा। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट वन जो है वो ए है। और मैं आपको कोई भी आंसर सीटेड से अलग नहीं बताऊंगी। उन्होंने जो आंसर आपको दिया है वही बताऊंगी, क्योंकि आपको वही एग्ज़ाम देना है। आपको ना मेरा एग्ज़ाम देना है ना किसी और का एग्ज़ाम देना है, आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना है। इसलिए आप उसी आंसर के साथ जाइए जो सीटेट ने दिया है। और उसके बाद 18 नंबर वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, तो 80 नंबर वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो क्या है, पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। पाक शास्त्र का मतलब है कुकिंग पर एक पाठ के संबंध में कौन सा एक ऑथेंटिक कार्य होगा। ऑथेंटिक कार्य मतलब कि प्रामाणिक कार्य इसमें से कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है कि कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना। तो सैंडविच बनाकर दिखाना ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं है, गलत है ये, लेकिन यहाँ पे टीचर एक्टिव है ज़्यादा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला है कि छात्रों से गेहूं के आटे से बने व्यंजन की सूची लिखने के लिए कहना। तो लिखने के लिए कहना तो आप सभी जानते हैं कि उतना इफेक्टिव नहीं होता है। अगला है कि अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना, जहां छात्र व्यंजन बनाते हैं और बेचते हैं। बेसिकली इस ऑप्शन में आपको छात्र ही ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। छात्र ही मेले मतलब छात्र टीचर की देखरेख में मेले का आयोजन भी कर रहे हैं, उसके अलावा वो व्यंजन को बना भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो अच्छा है, मतलब कि इसके साथ जाया जा सकता है। अगला है कि कक्षा के बच्चों के लिए बगीचा बनाना, जहाँ सभी बच्चों को टमाटर मिर्च आदि पौधे उगाने के लिए कहना। तो यहाँ पे हमें कुकिंग की बात की जा रही है, यहाँ पे किसानी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कुकिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आपके पास कौन सा ऑप्शन बचता है सिर्फ, तो आपके पास सी ऑप्शन बचता है, और यही जो है वो सबसे बेस्ट वन आंसर हमारा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देखेंगे कि भावनाओं को बांटने के बारे में, मतलब कि अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है कि आप हमें, टीचर मतलब पढ़ा रहा है, तो छात्र पूछता है कि आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं। क्योंकि आपको इसमें साइंस भी इंक्लूडेड होता है, इसमें सोशल साइंस के पार्ट भी इंक्लूड होते हैं, इसीलिए बच्चों को भावनाओं के बारे में भी यहाँ पे सिखाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। आप इस तरीके के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ही तैयार रहिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में उनको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं, वो इस तरीके के क्वेश्चन बनाएंगे ही बनाएंगे। हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है और समाज में रहने के लिए अपनी एक दूसरे की भावनाओं को समझना भी जरूरी है। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ईवीएस में हम भावनाओं को साझा करने के बारे में इसलिए बच्चों को पढ़ाते हैं क्योंकि हर समय हम अन्य लोगों के साथ बातचीत करते रहते हैं। जिसके ज़्यादा फ्रेंड नहीं है तो वो घर पर बातचीत करते रहते हैं, किसी भी तरीके से हम अन्य लोगों के साथ इंटरेक्शन में
रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग है, ये बात भी उतनी ही सही है, क्योंकि हर व्यक्ति का सोच समझ अनुभव, उसकी परिवार, उसका मतलब जिन्स सब कुछ अलग है। और समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि कोई अगर हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो हमारा उससे झगड़ा होता है, क्लैश होता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना होता है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने के लिए, साथ में रहने के लिए, अपनी फ्रेंडशिप बचाने के लिए, कोई रिलेशनशिप बचाने के लिए, जो भी हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भावनाओं को साझा करने के बारे में जो भी ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल ही सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, लेकिन और ऑप्शन इससे हो सकता है कि और बेस्ट दिया गया हो। हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनमें से कुछ दिव्यांग हैं। समाज में रहने के लिए उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना ज़रूरी है। ये बात ठीक है अपने आप में, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे दिव्यांग की बात किया। लेकिन जो पहला ऑप्शन था उसमें कहा कि हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है। तो वो ज़्यादा ब्रॉडर चीज़ों को ले रहा है अपने अंदर, और ये जो है वो कुछ स्पेसिफिक एरिया की बात कर दिया कि ये दिव्यांगों की सिर्फ बात कर रहा है। तो इससे ज़्यादा बड़ा व्यापक एरिया जो है वो पहले का है, तो वहाँ पे इससे बेटर वो पहला ऑप्शन होगा। और अगला है कि कक्षा में कुछ लोग बड़े होकर मनोवैज्ञानिक बनना चाहते हैं। अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना उनके लिए एक महत्वपूर्ण और पहला कदम है। ये बात ठीक है, लेकिन ये भी कुछ विशिष्ट पार्ट की बात कर रहा है, ये संपूर्ण को लेकर नहीं चल रहा है। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो संपूर्ण को लेकर चल रहा है। अगला है कि भावनाओं का शरीर में हार्मोन से गहरा संबंध होता है। जैसे आप मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों के बारे में सीख रहे हैं, वैसे ही आपके लिए भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत, एक भी ऑप्शन नहीं है इसमें, लेकिन आपको बेस्ट वन की तरफ जाना है। हमें बच्चों को भावनाओं को साझा करने के बारे में पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर समय अन्य लोगों के साथ हम बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग भी हैं, और समाज में रहने के लिए और अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही है। और अगला अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, 82 नंबर वाला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो उजायरा और शहमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। उजायरा ने कहा कि देखो, विभिन्न देशों के बीच में रेखाएं बनी हुई हैं, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं? तो शहमीर ने कहा कि होनी ही चाहिए। यह इस किताब में भारत के मानचित्र में भी में भी हैं। देखो, विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं। तो ये जो पाठ है कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर के बारे में बता रही है। मतलब इस पाठ के द्वारा ईवीएस के बुक में अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इसमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और शहमीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा? इनमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और शहमीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से सीखने में मदद करेगा? तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो इन रेखाओं को मतलब अक्षांश और देशांतर के बारे में सीखने के लिए उजायरा को और शहमीर को मदद करेगा? कौन सा ऑप्शन ऐसा है? तो यहाँ इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ऐसा है। तो आपके अनुसार सड़कों पे सफ़ेद रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं? तो सड़कों पे सफ़ेद रेखाएं कोई इसलिए नहीं बनाई जाती हैं जिससे कि हम अक्षांश और देशांतर को डिफाइन कर पाए। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही नहीं होगा। और अगला अगर हम देखें तो अगला अगर हम देखते हैं तो क्या होगा कि आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? और या फिर ये बात हो सकती है, ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का क्यों यूज़ करते हैं? ये ऑप्शन हो सकता है। और अगला है कि फ़ोटो लेते समय आपके कैमरे की स्क्रीन पर ग्रिड रेखाएं क्यों नज़र आती हैं? तो इससे बेटर बी है। और विद्यालय में लिखने के लिए लाइनदार कॉपियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि ज्यामिति में हम एक माप के अकॉर्डिंग बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। तो और अक्षांश और देशांतर में भी माप के अकॉर्डिंग ही होता है, ऐसे कुछ भी रैंडम नहीं खींचा जाता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही ठीक है। और अगला अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक इमारत के विषय में विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है?
विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक के बारे में पढ़ना है? ऐतिहासिक जो स्मारक होते हैं जैसे कि किला वगैरह ये सब होते हैं के विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है। विद्यार्थियों को पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता है। या फिर ये तो मतलब कोई मतलब नहीं है इस ऑप्शन का कि स्मारकों में पत्थर का प्रयोग क्यों करते हैं। और छात्र ताजमहल की वास्तुशिल्प की योजना को उचित पैमाने पर तैयार कर सकेंगे, तो ये भी नहीं लग रहा सही। अगला क्या है कि छात्र गोलकुंडा किले के बारे में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत कर सकेंगे। ये ऑप्शन इसलिए भी सही होगा, इसलिए भी ये ऑप्शन सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि गोलकुंडा के किले के बारे में ही एनसीईआरटी की बुक में बात की गई है। और अगला क्या है कि छात्र ऐतिहासिक स्मारक के महत्व को पहचानते हुए उनको संरक्षित करने में मदद करेंगे। तो यहाँ पे सीटेट की तरफ से आपको सही आंसर दिया गया है कि छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत कर सकेंगे। सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन में सही होगा। और अगला क्या है 84 नंबर वाला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने छात्रों को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली हो गई है तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। तो क्वेश्चन में ओवरऑल कह रहा है कि आपको गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधन के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं? तो एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किसमें नहीं। मैं सीटेट में आपको एक चीज़ बार बार बता चुकी हूँ कि 4 ऑप्शंस ज़रूरी नहीं है कि इस बार जो ऑप्शन सही हुआ वो नेक्स्ट किसी भी पेपर में आ जाए वो भी सही होगा, क्योंकि हो सकता है कि उससे बेस्ट भी कोई ऑप्शन वहाँ पे दिया गया हो। तो आप हमेशा वो याद करके नहीं चलेंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को, आप ये कंपेयर करेंगे कि चारों में से सबसे बेस्ट वन कौन है। और हो सकता है कि सेम क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर में भी आ जाए लेकिन उसमें ऑप्शन जो है 3 वही हो लेकिन एक अलग हो, तो हो सकता है वही आंसर हो क्योंकि वो ज़्यादा बेस्ट हो। तो आपको ये देख कर चलना होगा, क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है कि एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्ट में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किसमें नहीं किया जा सकता है। और अगला क्या है कि अपनी परियोजनाओं पर काम करने के लिए अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं। और छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद को लिया गया है। छात्रों को गोंद में पानी मिलाकर उपयोग करने के लिए कहें। तो ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं, कब, क्यों, कितने चम्मच लिया गया, ये तो कोई नहीं दिखा पाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा मतलब सही है। इस चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन जो है वो आपको ज़्यादा ही सही की तरफ लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपनी परियोजना पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही है और सीटेट की तरफ से भी आपको यही आंसर दिया गया है। और अगला है कि प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो प्रयोग मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से एक विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका हो सकता है। तो यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप प्राइमरी लेवल के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि चारों ऑप्शन में से कोई ऐसे ऑप्शन भी अच्छे हों जो कि बड़े बच्चों के लिए हो, लेकिन आप प्राइमरी लेवल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए आपको बच्चों के हिसाब से समझना होगा कि यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है और प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। तो ये बात बच्चों को हम आसानी से सिखा सकते हैं कि कौन सा तरल जो पतला होगा वो तेजी से बहेगा, जो ज़्यादा मोटा होगा वो धीरे धीरे बहेगा। तो प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना, जिससे कि जो पतला होगा वो तेजी से घिसक जाएगा और उसके बाद जो मोटा होगा वो तेजी से नहीं घिसक पाएगा, वो धीरे धीरे घिसकेगा। तो ये ऑप्शन जो है बच्चों के लिए ठीक हो सकता है। अगला क्या है कि
पता लगाने के लिए कि मानव कितनी दूरी तक देख सकता है, प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना, ये बात ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा ईजी जो है वो ए ऑप्शन है। उसके बाद कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, जानने के लिए यह गिन कर समझना कि कौन सी सब्जी जल्दी सड़ जाती है। अपने ज़िले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना। तो मैं आपको ये, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे अब घूमने जा रहे हैं इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे सीटेट की तरफ से वन आंसर दिया गया है। आपको इसी तरीके से ईजी वन की तरफ जाना है कि बच्चों को आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट को सिखा सकते हैं, और ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। अगला है कि ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक हो सकता है। चारों ऑप्शन में से सबसे अधिक प्रासंगिक कौन हो सकता है। ऋतुओं के विषय में पढ़ाना है, ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए कौन सा आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक अच्छा हो सकता है। सबसे अधिक अच्छा जो है वो क्या हो सकता है। तापमान, वस्त्र और गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच के अंतरों का वर्णन करना। ग्रीष्म ऋतु और शिशिर ऋतुओं के बीच में अंतर का वर्णन करना। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक प्रासंगिक क्या हो सकता है। सबसे अधिक प्रासंगिक तो मतलब वर्णन करना तो आप देख ही सकते हैं कि अगर सीटेट इसको सही भी करे तो भी आप सही मत करिए, वर्णन करना उतना प्रासंगिक नहीं होता है। अगला क्या है कि छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती, एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। तो ये जो है वो ज़्यादा रियल लाइफ पे बेस्ड ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगला ऑप्शन है कि छात्रों को सैर पर ले जाना और उनसे यह वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदलेंगे, तो उनको वर्णन करने के लिए कहना, तो ये उतना इफेक्टिव भी नहीं है। और उसके बाद अगला है कि छात्रों को सूर्योदय से सूर्यास्त और फिर से सूर्योदय तक लोगों की गतिविधियों से संबंधित परिवर्तनों का वीडियो दिखा, तो वीडियो दिखाना उतना इफेक्टिव नहीं है। तो आपको किस ऑप्शन के साथ जाना है, बी ऑप्शन के साथ जाना है कि एक टोपी, एक बरसाती, एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि इनमें से किसका उपयोग किया है बच्चों ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। एक टोपी आप दिखाएंगे, जैसे कि सन के रेस से बचने के लिए हम टोपियों का यूज़ कई बार कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो एक बरसाती दिखाना, मतलब कि बरसात के सीज़न में हम रेनकोट वगैरह यूज़ कर लेते हैं। स्वेटर दिखाना मतलब ठंडी के मौसम में के लिए दिखाना। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही ठीक हुआ, ऋतुओं के बारे में पढ़ाने के लिए। ऋतुओं को आप प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चों के सामने। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी वर्सेस गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। संचारी वर्सेस गैर संचारी का मतलब कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल, मतलब कि संक्रामक असंक्रामक, मतलब कि फैलने वाले रोग और नहीं फैलने वाले रोग की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। अधिगम का उद्देश्य हमारा ये है कि हमें चारों ऑप्शन में से ऐसे कौन से क्वेश्चन से बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिससे कि बच्चे फैलने वाले रोग और नहीं फैलने वाले रोग की अवधारणा को समझ सके। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण होगा। तो क्या है कि हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। अगर बच्चे इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं, इसका आंसर दे पाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो फैलने वाले रोग और नहीं फैलने वाले रोगों के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। क्यों? क्योंकि कोविड जो है वो फैलने वाला रोग होता है और मधुमेह जो है वो फैलने वाला रोग नहीं होता है। तो अगर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए कि कोविड को रोकने के लिए हम मास्क का यूज़ करते हैं, लेकिन मधुमेह के रोगी को मास्क का यूज़ नहीं करना पड़ता है, क्यों? तो बच्चे अगर इसका आंसर दे पाए तो मतलब कि उन्हें फैलने वाले रोग और नहीं फैलने वाले रोगों के बीच में अंतर पता चल चुका है। तो ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो सकता है। अगला क्या है, और अगर अंतर से कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती है तो वो ज़्यादा देर तक दिमाग में भी टिकती है और हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आती है। यदि आपके माता पिता में से किसी एक को मलेरिया है तो स्वयं को इसके होने के जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ये जो है वो सिर्फ एक पक्ष को देख रहा है, दोनों पक्षों को नहीं देख रहा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ये इनकम्प्लीट होगा। स्वच्छ वातावरण बनाए रखने से आप किन रोग वाहक कीड़ों को रोक सकते हैं। तो ये भी सिर्फ एक पक्ष की बात कर रहा है, दोनों पक्ष की बात नहीं कर रहा। जीवाणु और विषाणु से होने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो इससे सबसे बेटर जो है वो ऑप्शन आपके पास कौन सा है, ए है, ताकि हमें मतलब अगर वो अंतर को बता पाते हैं, इसका मतलब है कि उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है।
और अगला क्वेश्चन है 88 नंबर वाला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थल के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य में सबसे बेस्ट होगी? क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए कि एक शिक्षिका है अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में सिखाने के लिए और उनकी वास्तुकला और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। इन सबको पढ़ाने के लिए वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहती है। तो सबसे अच्छा मतलब इस तकनीकी इसमें से कौन सी तकनीकी होगी जो चारों ऑप्शन में से सबसे बेटर होगी? सिमुलेशन मेथड हो गया, और एनिमेटेड वीडियो हो गया, आभासी वास्तविकता हो गया, और वर्चुअल रियलिटी हो गया, एंड ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर हो गया। तो यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो एकदम मतलब कि रियलिटी की तरह उसको हम एकदम रियलिटी की तरह हम उसको क्रिएट करके वर्चुअली हम उसको दिखाएंगे। मतलब कि वर्चुअल तरीके से हम उसे एकदम रियलिटी की तरह क्रिएट करके उसको दिखाएंगे। एनिमेटेड वीडियो भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम ज़्यादा रियलिस्टिक जो होगा वो सी होगा कि मतलब एकदम रियल सिचुएशन वगैरह क्रिएट करेंगे, लेकिन वो वर्चुअल होगा, मतलब इंटरनेट, मोबाइल, इन सब के माध्यम से उसे दिखाएंगे रियलिटी को क्रिएट करके। जैसे कि पर्दे पर दिखा देना। क्लासरूम में आप देखेंगे अच्छे अच्छे स्कूल में जो हिस्ट्री वगैरह पढ़ाई जाती है उसको पर्दे पे दिखा दिखा के भी पढ़ाया जाता है। कोई कैसेट लगा दिया जाता है या फिर मतलब उसको वीडियोस भी क्रिएट करके पढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ठीक है। और 89 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा? पापड़ होगा, चिप्स होगा, दही होगा और कच्चा आम होगा। तो दही और कच्चा कच्चा आम ये तो जल्दी ही मतलब इन्हें हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, जल्दी ही सड़ जाते हैं ये सब। दही तो 2-3 दिन के अंदर, और कच्चा आम मान लो कुछ और दिन बाद। लेकिन ये सबको प्रिजर्व करने के लिए नहीं किया जाता। प्रिजर्व किया जाता है पापड़ को, चिप्स को, इस तरीके की चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है, पापड़ और चिप्स को। तो यहाँ पे पहला और दूसरा जो है वो बिल्कुल ही सही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरण का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता पर विचार कर रही है। मतलब कि उदाहरण के माध्यम से वह एक दूसरे पे इनकी इंडिपेंडेंस के बारे में विचार कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो चारों ऑप्शन में से खेल का परित्यक्त मैदान, कूड़ा एकत्र करने की जमीन, पुलिस थाना और नाई। तो चारों ऑप्शन में से डी जो है वो बिल्कुल ही सही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।